उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। मिस्टर दिवाकर, क्या हाल है भाई इसका? मिस्टर दिवाकर, समथिंग सीरियस? क्या हाल है? पता नहीं बादुरिया साहब, जब मन कुछ बेचैन होता है ना तो बस ये टुनटुना हो जाता है। एक अजब सी आदत हो गई है मेरी। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि नहीं, नर्वस या टेंशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। मगर ये बच्चों का क्यों ना? बादुरिया साहब, आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अखबार में कितनी खबरें आती हैं रोज। कभी हड़तालों के शोर, नारेबाजी, जंगी जहाजों के खर्राटे, इतना शोर। लेकिन कभी कभी सचमुच लगता है कि ये सारा शोर, ये आवाजें कितनी बेईमानी, कितने खोखले हैं ये स्वर। जैसे जैसे टुनटुने के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतनी विनाश और ध्वंस की आवाजों के बीच एक नई आवाज का निर्माण हो रहा है, और उसी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा दी। मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी बनेगा, लेकिन शायद इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा था। जी हाँ, और इसी आवाज के लिए खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जनता इस नए निर्माण की आवाज को सुनना ना चाहती। अब तो उसे चाहिए शॉक कवर, भड़कीले चित्र और रंग बिरंगे विशेषांक, जो उसे सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है। देखिए मिस्टर दिवाकर, ये इस तरह के पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देते। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा मकसद जनता को गुमराह करना नहीं है। बात ऐसी है कि साहित्य और पत्रकारिता से मेरा कुछ इतना लगाव है कि मैं भी यही चाहता हूं कि अमेरिका की तरह अपने देश में भी सजे सजाए अखबार निकले, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उन्हें पढ़ सके, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो सके। हंस तो रहे हैं। मैं आए प्लीज। शुक्रिया। वैसे बाजुरिया साहब, देखिए आज के समय में ये लोगों में ये सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने की अलग सी बीमारी पैदा हो गई है। कोई टाइम्स नाउ खरीद रहा है, कोई लाइमलाइट और कोई आवाज खरीद कर यही करना चाहता है। यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर दिवाकर? मिस्टर दिवाकर, ये दुनिया भी कितनी स्वार्थी, कितनी एहसान फरामोश हो गई है ना। अब देखिए ना, आपको जरूरत थी, आपने मुझे संदेशा कहलवाया, मैं भी बिना सोचे समझे मदद करने के लिए चला आया। और आज जब मैं आवाज के शेयर खरीदना चाहता हूं तो इस तरह चोटें कर रहे हैं आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मुझे माफ कीजिए, मैं
मैं शायद भूल गया, रसमंद तो मैं हूँ, आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं सचमुच आपसे माफी चाहता हूँ। अब आपने सुविधा के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी बीमारी पर इतना पैसा बहाया है आपने, मालिक की तरह मैं कैसे एहसान भूल सकता हूँ? दिवाकर जी, ये तो क्या कह रहे हैं? ये सब कहकर हमें दलील मत कीजिए। अरे भाई, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। भाई, आपने अपनी जिंदगी में जितनी तपस्या की है, जितनी साधना की है, उसके लिए हमारे मन में इतनी श्रद्धा है कि आप नहीं समझ सकते हैं। आपके अखबार में हूँ तो आपका ढोल बजाऊंगा, और दूसरे के अखबार में हूँ तो उसका ढोल बजाऊंगा। और देखिए दिवाकर जी, मैं औरों की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है ना, मैं आपसे इस तरह की बातों को सुनने की उम्मीद नहीं करता हूं। 5 अखबार है मेरे। अरे क्या कोई ये कह सकता है कि मैंने आज तक किसी भी संपादक के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया हो? यस आजूरिया साहब, आप जानते हैं कि एक इंसान का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या? कि वो सामने वाले को अपने लिए सच बोलने पर मजबूर करते हैं। क्या मतलब? क्या आप कह सकते हैं कि आपने कभी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया? याद करिए, जब गृह मंत्री के वक्तव्य पर चटर्जी ने टिप्पणी करी थी, तब उसे कमरे में ले जाकर किसने डाला, किसने फटकारा था? ये गलत बात है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चटर्जी जब 60 रुपए पाता था तो वो सिर्फ एक संपादकीय लिखता था, और आज आप उसे 250 रुपए देते हैं। 250 रुपए, और वो अब आपका डिक्टेशन लिखता है, आपका डिक्टेशन, जिसने कभी जिंदगी में शायद एक ढंग का बही खाता ना लिखा। चटर्जी की बात, आप चटर्जी की बात तो कुछ और है। आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी डांट सकते हैं। उसे जिसने शायद अपनी पूरी जिंदगी अखबार में इसी का पाल सके। देखिए मिस्टर दिवाकर, मुझे अफसोस है कि आप भी कचरे साम्यवादियों की तरह बातें करने लगे। आप लोग हर चीज को एक ही पहलू से क्यों देखते हैं भाई? अगर मैंने चटर्जी को डांटा भी तो उसमें कोई पूंजीवादी नीति नहीं थी। हाँ, पूंजीवादी नीति नहीं थी, उसमें तो गांधीवादी अध्यात्म था। नहीं, गांधीवादी अध्यात्म नहीं था दिवाकर जी, लेकिन वैयक्तिक संबंधों की बात तो थी। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं। अगर आपके अखबार में आपके मित्र की बुराई छपे तो क्या अच्छा लगेगा? गृह मंत्री आज आपके मित्र हैं, सन 42 में नहीं थे, याद करिए। जब पुलिस वाले उन्हें हथकड़ी लगाकर आपके दरवाजे से सामने से लेकर गए थे, तब आप उनसे गले नहीं लगे थे। आप तो वो क्या कर रहे थे? हाँ, मिलिट्री का ठेका उठा रहे थे और अंग्रेजी सरकार का विज्ञापन छाप रहे थे। याद करिए, आप ही के अखबार में छापा था ना कि ये सारे क्रांतिकारी गुंडे हैं। अरे कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा नहीं लिखा था। चटर्जी की बात जाने दीजिए दिवाकर जी। अरे उसके साथ सैकड़ों बातें हैं। ये समझना दूसरी बात होती है और व्यंग करना दूसरी। अगर आपका अपना कोई अखबार होता। हाँ गोया, वो तो अब आपका अखबार है। गांधी जी दर्द होता है, लेकिन यही दर्द तो जिंदा रहने का सबूत है।
यही तो इंकलाब है। एक कांटा जो पूरे साम्राज्य को चुभ सके। ये पिन पहले पन्ने जोड़ा करती थी, और अब जैसे लहू टपकाती है। हर शब्द जैसे बाल। सरकार कहती है संशोधन करो, और हम कहते हैं संविधान लाओ। ये वो साल थे जब हम थकने लगे, जहां एक और सुभाष बाबू की खबरें थी, वहीं दूसरी ओर मुंबई की झुग्गियों में भूख प्यास। हमारे जैसे पत्रकार तो जेल में ठूस दिए गए, भूखे प्यासे। कुछ तो लौटे ही नहीं। कुछ को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया, और कुछ ने आत्महत्या की, और जो कुछ लौटे भी तो एक साया रह गए, सिर्फ एक साया। सरकार ने पहले उस अंग्रेजी जेलर की बंदूक छीनी, उसे गोली मारी, और फिर खुद को गोली मार दी। मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरे इस प्रेस की सारी मशीनों को लगातार अंग्रेजों की लाठियां चुप कराने में लगी हुई थी। मेरे हाथ से आवाज की अंतिम प्रति भी छीनकर उसे चलाने का प्रयास किया गया, और कुछ तो चला नहीं, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने हाथ में भी शब्द तलाशे और रात से क्रांति। चल रे माटी के पथिक, राह कांटों से कठिन हो कोई अभी, चरण तेरा पूजा बन जाए रे, धरती तुझसे गीत गवाए रे, माटी के लाल अमर धीरे धीरे चल रे माटी के पथिक। भूख और अकाल से सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत मरी थी। आवाज ने अपने पहले पृष्ठ पर इस बात को छापा था और कहा था कि यह मौत नहीं, हत्या है। ब्रिटिश सरकार कहती है व्हाट द ड्रामा इज दिस। हमने कहा ये नाटक नहीं है, ये राष्ट्र की चिताएं हैं, राष्ट्र की चिताएं हैं। आजादी लगकर हासिल होती है, वहां तक नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
आजाद है इंकलाबाद जिंदाबाद। और फिर सुभाष बाबू की आवाज आई, सिर्फ इस रेडियो से, सीने से निकली, दिल्ली चलो। वो सिर्फ एक नारा नहीं था, जैसे एक दिशा थी। तो हम भी कलम उठाए और बस चल दिए अपने कागज पर अपनी आजादी का इंकलाब लिखने, क्योंकि ये आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, प्रतीक्षा है। और प्रतीक्षा क्रांति का सबसे खतरनाक। नेताजी, आप तो चले गए, पर आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद आपके पीछे से क्या क्या हुआ? आपकी तस्वीरों को हमने छुप छुप कर छापा, आपके भाषणों को कोड करके जन जन तक पहुंचाया, और कई बार तो आपके नाम पर जेल भी जाना पड़ा। आप कहां चले गए नेताजी? आप कहां चले गए? आपका वो रेडियो पर सुना गया भाषण, दिल्ली चलो, जैसे आज भी कानों में बार बार गूंजता है। और मैं तो बस एक कागज छापता हूं।